दोस्तों नमस्कार। आज है 26 फरवरी और आज इस वीडियो में हम लोग द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखेंगे जो कि हमारे बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला आर्टिकल जो है वो पॉवर्टी से रिलेटेड है। तुमको इसमें क्या समझने लायक चीज़ें हैं, तुमको इसमें क्या प्रिपेयर करना है। इसमें कुछ डेटा है जो कि हमारे BVR सुब्रमण्यम जी बता रहे हैं। BVR सुब्रमण्यम जी कौन है? वो नीति आयोग के CEO हैं। तो एक फैक्ट तुमको यहाँ से मिल गया। दूसरा फैक्ट देखो, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ है, उसके कुछ डेटा इन्होंने प्रेजेंट किए हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने के लिए। तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं वो अलग चीज़ है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि उनके बोले हुए शब्दों को हम कैसे अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, तो वो अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ ब्रॉड बेस्ड है। रूरल इंडियन का इनकम जो है वो राइज हो रहा है अर्बन से ज़्यादा। फिर अर्बन रूरल डिवाइड जो है वो नैरो हुआ है। तो इन सब का इस्तेमाल हम लोग किस में कर सकते हैं? अपने GS2 सेक्शन 2 में कर सकते हैं, या फिर GS1 सेक्शन 2 का जो क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर्स वाला, उसमें इसको इस्तेमाल किया जा सकता है अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आया तो। फिलहाल हमारे लिए क्या समझने लायक है कि अगर पॉवर्टी टॉपिक आया है न्यूज़ में तो इससे आपको इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी कमिटीज़ जो हैं वो पॉवर्टी से रिलेटेड है। अलग कमेटी है, लकड़वारा कमेटी है, तेंदुलकर कमेटी है, रंगराजन कमेटी है। इन सब कमिटीज़ का क्या क्या रिकमेंडेशन है, किस आधार पे वो अपना जो पॉवर्टी लाइन बना रहे थे उसका बेसिस क्या था, वो आपका जानना ज़रूरी है। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं, है ना, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो जनरली क्रोनोलॉजी वाले बनते हैं। क्रोनोलॉजी वाले बनते हैं मतलब कौन सा कमिटी कब आया उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप सजाइए। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और फिर इसका एक और आप फैक्ट इससे रिलेट कर सकते हैं कि रिसेंटली जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया था, है ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग ने जो निकाला था, उसमें बिहार का क्या स्थान है ना, और आने वाले टाइम पे क्या क्या बिहार के लिए बातें की गई हैं वो आपको इसमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप इससे ये चीज़ प्रिपेयर कर सकते हैं। उत्तराखंड टू ब्रिंग इन डैमेज रिकवरी बिल, खैर ये सब चलता रहता है ना। तो डैमेज रिकवरी बिल कौन सा स्टेट लाया? तो वो उत्तराखंड लाया। इससे ज़्यादा मत जानिए, इंटरेस्ट है तो पढ़ लीजिए, बट हमारे लिए एज सच कोई इंपॉर्टेंट काम का चीज़ नहीं है। यहाँ देखिए बहुत सुंदर आर्टिकल है, आप इसको ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, कि कहते हैं ना कि आप अपने देश के लिए किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कोई बोलता है कि हम IAS बन के ही करेंगे या हम कोई सरकारी अफसर बन के ही देश का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ये एक तमिलनाडु कपल है, तमिलनाडु में एक कपल है, बूढ़ा आदमी है, उसने एक ट्रेन को एक्सीडेंट होने से बचा लिया। क्या है, तमिलनाडु एरिया में जाओगे ना तो वहाँ घाट सेक्शन काफ़ी है। तो घाट सेक्शन में जो ट्रेन की स्पीड रहती है वो करीब 30 किलोमीटर पर आवर रहती है, उससे ज़्यादा स्पीड नहीं रहती है। तो क्या हुआ, इन लोगों ने क्या देखा ना कि रेलवे ट्रैक पे एक ट्रक आके एक्सीडेंट हो गया है, और जैसे रेलवे ट्रैक है तो यहाँ पे ट्रक पड़ा हुआ और इधर से ट्रेन आ रही है। तो अगर ट्रेन आती तो ट्रक को उड़ा के ले जाती, सामान जाता, आदमी जाता, जो उसमें एक्सीडेंट था, भीड़ लगी थी, मतलब दैट वाज गोइंग टू कॉज ए मेजर डिजास्टर। ऊपर से ट्रेन डिरेल होता अलग, है ना। तो ट्रेन डिरेलमेंट से बहुत सारी हानियाँ हो सकती थी ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे थे उसको। तो इन दोनों कपल ने भाग के टॉर्च दिखा के किसी तरह लोको पायलट को इंगेज करके ट्रेन रुकवा दिया और इस तरह से एक बहुत बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट होने से बचा लिया। इस आर्टिकल से हमको सीख मिलती है कि हम अपने जो ऐसे है उसमें जो किस तरह से हम लोग कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं ना, उसमें स्टोरीज़ लिखते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम वहाँ कर सकते हैं कि किस तरह से आप अपनी देश की सेवा अपने स्तर पे, अपने लेवल पे, एट एन इंडिविजुअल लेवल आप कर सकते हैं। आप अपनी ऑनेस्टी को बनाए रखिए, आप अपनी इंटीग्रिटी को बनाए रखिए। ऐसा नहीं कि पैसा के लिए हम कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक गिर जाएंगे, ऐसा नहीं करना है ना। पैसा चाहिए, एक लिमिट तक चाहिए, हमारे बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चाहिए। उसके बाद जो है वो हम देश के लिए काम करें। तो अपना काम अगर हम ऑनेस्टी से करें, हमारे सामने जो चीज़ें दिख रही हैं उसको हम सुगम तरीके से, अच्छे तरीके से और एफिशिएंट तरीके से अगर करें तो हम नेशनल रिसोर्सेज को ज़्यादा कंज्यूम होने से बचाएंगे, तो अल्टीमेटली वो देश का फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ है कि हम किस तरह से अपने आप को नेशनल कॉज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये इसका कहानी है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो। US UK लॉन्च फ्रेश स्ट्राइक्स अगेंस्ट हौथीज़। मैं बार बार आपको बोलता हूं कि आपको पता होना चाहिए हौथीज़ कहां से बिलोंग करते हैं, ये कौन से नेशन से बिलोंग करते हैं। क्या करेगा, हौथीज़ दे देगा और 4 जो है यमन, जिबूती, इराक, ईरान, या फिर एक 4-5 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से बोलेगा आपको इसमें से करेक्ट चूज़ करिए। तो आपको इसमें चूज़ करना है कि हौथीज़ कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो सही चीज़ क्या है, इसका सही आंसर क्या है, हौथीज़ जो है वो यमन से बिलोंग करते हैं। अब यूनाइटेड स्टेट्स और UK ने
क्यों इस पे अटैक किया है ये इस आर्टिकल में लिखा हुआ, आप पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा आर्टिकल है, आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। चलो छोटा सा चीज़ देखते हैं, रेड सी शिपिंग के बारे में हम लोग आगे जब आईमैक डिस्कस करेंगे ना, तो रेड सी की इंपॉर्टेंस क्या है तब हम समझेंगे, अभी एडिटोरियल में आएगा, वो एक्सप्लेन सेक्शन में आएगा वो चीज़, ठीक है। तो हम लोग रेड सी के बारे में देखेंगे कि रेड सी क्यों इंपॉर्टेंट है, आईमैक के आने से हमारे रेड सी की जो शिपिंग है उसमें जो डिसरप्शंस होते हैं उसको कैसे कंटेन किया जा रहा है, कंटेन किया जा सकता है, और बाकी सारी चीज़ें भी हम उसमें देखेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, अगला आर्टिकल हम देखते हैं। ये सब क्या है, कंप्लीट पॉलिटिकल आर्टिकल है, ठीक है ना, कंप्लीट पॉलिटिकल आर्टिकल है, आपको इसको जो है इग्नोर करके चलना है, बस इन्फॉर्मेशन लेते रहना है कहाँ क्या हुआ। जैसे देखो यहाँ पे एनजीटी, एनजीटी क्या है, एनजीटी को हम लोग बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की स्थापना कब हुई थी, 2010 के करीब में हुई थी। कौन से एक्ट के अंदर हुई थी वो आपको जानना ज़रूरी है। इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन होते हैं, इसका फंक्शन क्या है, ये कौन कौन से एक्ट को इम्प्लीमेंट करता है, कौन कौन से एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन इसके अंदर नहीं है, इतनी सारी चीज़ें एनजीटी के अंदर जानने लायक है, आपको जानना चाहिए एनजीटी। और मैं बार बार फिर से आपको बता देता हूँ, बीपीएससी का जो एक जोन है इन्वायरमेंट वाला, वो अभी भी ओपन है, अगर क्वेश्चन टफ करना हो तो उस दिशा में घुस सकता है, क्योंकि इन्वायरमेंट आपका सबका गोल रहता है। जो थोड़ा यूपीएससी और यूपीपीसीएस वगैरह पढ़ते हैं उनके लिए इन्वायरमेंट थोड़ा सा इसेंशियल हो जाता है, अदरवाइज जो सिर्फ स्पेसिफिकली बीपीएससी के लिए पढ़ते हैं वो इन्वायरमेंट को इतना फोकस नहीं करते हैं। बट एटलीस्ट तुम इतना पढ़ लो जितना न्यूज़ में आ रहा हो। तो जैसे आज एनजीटी है तो आज एनजीटी के बारे में पढ़ लिए, और बाकी टाइम पे मैं वेस्टर्न घाट आता है या फिर अगर कुछ नया स्पीसीज आता है उसके बारे में मैं बताता चलता हूँ। फॉरेस्ट पॉलिसी हो गया है ना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, तो इन सब बारे में तुमको बताता चलता हूँ, तुम उसको बस नोट करते चलो और उसको बाद में रिवाइज कर लेना, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा इन्वायरमेंट में, अगर पूछा भी तो, ठीक है। क्योंकि थोड़ा भी टफ किया तुम्हारे लिए टफ हो जाएगा, लेकिन जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इन्वायरमेंट एक ज़्यादा टफ नहीं होता, बहुत ईजी हो जाता है इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। तो ये तुम प्रिपेयर कर लोगे, इसको एनजीटी को प्रिपेयर कर लोगे। चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, विशाखापत्तनम से फ्लोटिंग सी ब्रिज ओपन टू पब्लिक। फ्लोटिंग सी ब्रिज कहाँ लाया गया है, विशाखापत्तनम में लाया गया है। कहाँ पे, करसुरा सबमरीन म्यूजियम अलॉन्ग द बीच रोड इन विशाखापत्तनम, ठीक है। बस इससे ज़्यादा हम नहीं देखेंगे इसमें। अब देखते हैं अगला आर्टिकल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। केरला कैपिटल सीज मैसिव टर्नआउट ऑफ डिवोटीज फॉर अट्टुकल पोंगल। अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये जो फेस्टिवल है वो एक डीटी है, अट्टुकल भगवती टेम्पल, वहाँ पे मनाया जाता है, और इसको वीमेंस सबरीमला भी कहा जाता है। आपने सबरीमला का नाम काफ़ी सुना होगा कि उसमें क्या है, कुछ एक पर्टिकुलर वीमेन का एज ग्रुप था, उस एज ग्रुप की वीमेन को सबरीमला टेम्पल में जाने की इजाज़त नहीं थी कल्चरल रीजन से, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन आया था और सबरीमला में एक वर्डिक्ट भी आया था, काफ़ी फेमस वर्डिक्ट है, और उसके अंदर परमिट किया गया था वीमेन को। तो वीमेन की अगर सबरीमला में नहीं जा रहे थे तो उस तरह का ही एक टेम्पल है ये अट्टुकल भगवती टेम्पल। ये अट्टुकल भगवती टेम्पल में क्या है कि वीमेंस सबरीमला बोलते हैं, क्योंकि महिलाएं जो हैं उस टेम्पल में जा रही हैं और उनको वीमेंस सबरीमला बोलते हैं, सिमिलर टू सबरीमला टेम्पल। इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबरीमला काफ़ी नोन है, उससे रिलेटेड अट्टुकल पोंगल है, और अट्टुकल पोंगल कहाँ मनाया जाता है, अट्टुकल भगवती टेम्पल में। इसको वीमेंस सबरीमला भी बोलते हैं इस टेम्पल को, ठीक है। चलो, डिस्कवरी ऑफ टेम्पल्स इन तेलंगाना सोज स्प्रेड ऑफ चालुक्य रेन। चालुक्य किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चालुक्य किंगडम कब आया था, या फिर चालुक्य किंगडम कहाँ था, चालुक्य किंगडम के मेजर राजा कौन हुए, उस डायनेस्टी के मेजर राजा कौन हुए, और बेसिकली जो क्वेश्चन आप पूछेगा ना इससे कि कौन से एरिया में वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था, उससे रिलेटेड कौन कौन से टेम्पल थे, है ना। बादामी टेम्पल जैसे है तो किससे रिलेटेड है। इस चालुक्य रीजन जो था इसका एक सर्टेन स्टाइल ऑफ टेम्पल भी था, है ना, सर्टेन स्टाइल ऑफ टेम्पल था। तो ये टेम्पल कौन, जैसे बादामी टेम्पल मैंने जैसे बताया, तो वही बादामी टेम्पल का जो स्टाइल है वो चालुक्यन स्टाइल पे ही है। अब चालुक्य स्टाइल भी बोलते हैं और उसका एक पर्टिकुलर नाम भी है, तो वो आप देख लेंगे इसमें। अब अगला आते हैं, डिक्लाइनिंग फूड स्पेंड्स लाइकली टू टर्न स्पॉटलाइट ऑन डेवलपमेंट। चलो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मेंस प्री दोनों बेसिस पे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें क्या निकाल सकते हैं। जब भी फूड इन्फ्लेशन होता है ना, फूड इन्फ्लेशन को नापने के लिए हमारे पास दो मेजर पैरामीटर है, एक होता है कोर इन्फ्लेशन, एक होता है हेडलाइन। कहें तो इन्फ्लेशन के लिए हमारे पास दो चीज़ है, फूड इन्फ्लेशन नहीं, इन्फ्लेशन के लिए हमारे पास कोर इन्फ्लेशन है और हेडलाइन इन्फ्लेशन है। अब आपको इसमें जानना है कोर इन्फ्लेशन क्या होता है और हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है। हमारी सरकार जो इन्फ्लेशन का कंप्यूटेशन करती है वो कोर इन्फ्लेशन करती है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन करती है। अब जो
प्राइसेस होते हैं, प्राइसेस दो तरीके से तय होते हैं, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन जारी करता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन जारी करता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, IW होता है, इंडस्ट्रियल वर्कर होता है या लेबर होता है, उसके लिए अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो वो कौन जारी करता है, इसका बेस ईयर क्या है, इसका बेस ईयर क्या है ना। फिर अब जब फूड में आ गए थे तो फूड से रिलेटेड एक फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उससे रिलेटेड तुम देखोगे तो PDS है, उससे रिलेटेड देखोगे तो फिर FCI है। इन सारी चीज़ों को जैसे ही न्यूज़ पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में फ्लैश होनी चाहिए, ये तुमको समझ में आनी चाहिए कि हमको इससे रिलेटेड ये पढ़ना है। अब हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर सर्वे के बारे में इसमें बताया गया, ऑलरेडी हमने देखा था, फर्स्ट आर्टिकल में भी था। अब यहाँ CPI की चर्चा कर रहा है जिसका बेस ईयर क्या है, 2011-12 है। तो इस आर्टिकल में तुमको कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, इकोनॉमी अगर अच्छे से पढ़े हो तो ये आर्टिकल जरूर पढ़ना, तुमको समझ में आएगा, है ना। हमारा रेजोनेंस में काफ़ी डिटेल से इकोनॉमी को बताया गया, करीब 38-40 लेक्चर में बताया गया है। तो उसको काफ़ी अगर डिटेल से पढ़ते हो तो तुमको, और इकोनॉमी का अलग मॉड्यूल भी है हमारा, तो उसमें भी तुम जाके देख सकते हो कि बहुत सारे काफ़ी, तो उससे तुम काफ़ी इसमें फ़ायदा तुमको मिलेगा समझने में, है ना। अदरवाइज़ कन्फ्यूज़न हो जाता है। चलो हाँ, ठीक है, इतना पढ़ लेना। इसमें ये जो बता रहा हूँ ना कि ये आर्टिकल पढ़ लेना, ये आर्टिकल इसलिए क्योंकि तुम जाके थोड़ा होमवर्क कर लो जल्दी से, 15-20 मिनट में मैं तुमको बस गाइडेंस दे देता हूँ आज के न्यूज़पेपर में तुमको किस तरह से अप्रोच करना है ना। बाकी तुम अगर डिटेल से जाओ तो बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, अपना टाइम तुमको जैसे यूटिलाइज़ करना है तुम करो। हमारा ये इनिशिएटिव यही रहता है कि तुमको सही से गाइड मिले, तुमको सही जानकारी मिले, है ना। जंक में मत पढ़ो और तोलो कि कौन सही है कौन गलत है, कौन हमारे लिए बेहतर होगा। अदरवाइज जो सिविल सर्विसेज का कुचक्र होता है ना, बहुत बुरा होता है। इस साइकिल में अगर फंस जाओगे तो प्रीमेंस इंटरव्यू साइकिल बहुत बुरा होता है, ये पछाड़ के छोड़ देता है और कुछ भी सोचने के लिए नहीं छोड़ेगा। तो जो बताया जा रहा है ना उसको थोड़ा फॉलो करो, है ना, और खुद से मेहनत करने की कोशिश करो। बिना उसके कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कितना भी कोई तुमको पढ़ा दे, कितना भी कोई तुमको रटा दे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड सेंट्रल रोल ऑफ लिटिल मैन इन पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अगर तुम इलेक्टोरल बॉन्ड पे कोई नोट्स बना के रखे हो अपना, है ना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे नोट बना के रखे हो, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं वो इस आर्टिकल में अच्छे से मेंशन किया हुआ। जैसे देखो, lobbying and capture give undue importance to big donors and certain interest groups at the expense of ordinary citizen, violating the right of equal participation of a citizen in the polity. Now see, चीफ जस्टिस ने ये अपने वर्डिक्ट में कहा था। तो जब भी तुम इलेक्टोरल बॉन्ड का कोई न्यूज़ लिखना शुरू करोगे तो तुम इसी कोट से स्टार्ट करो। ये कोट लिख दोगे और यहाँ लिख दोगे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब ये लिखते हो तो तुम्हारे आंसर में एक अलग तरह का फ्लेयर आएगा, मतलब एक कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो तुम। सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को तुमने पढ़ा है, वो तुम लिख रहे हो अपने आंसर्स में, तो अलग ही वैल्यू देता है आंसर को। इसलिए न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पास ये जो है ना इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में हजारों आर्टिकल मिल जाएगा इसमें, इंस्टीट्यूट के मटीरियल और प्रिंटेड मटीरियल और ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन रैंक अगर लाना है, टॉप रैंक लाना है, टॉप 10 में आना है, तो यही सब यूज़ करना पड़ेगा, है ना। या कहें तो मेंस अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना है, कि इंटरव्यू अटेंड करना है, तो ये सब चीज़ों को प्रिपेयर करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को नोट करना पड़ेगा। तो इसमें जितने भी हाईलाइट किए गए हैं ना वो बहुत बहुत बेहतरीन वर्ड्स हैं। जैसे देखो कोर्ट ने क्या कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर्क्स टू स्ट्रेंथन द डीप नेक्सस बिटवीन मनी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया. The scheme allowed a rich donor to not only influence electoral outcomes but also government policy as a part of quid pro quo arrangement between the contributor and the political party. तुम इसको 2-3 जगह इस्तेमाल कर सकते हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड खराब क्यों है, तो वो क्विड प्रो क्यो को प्रोपगेट करता है। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है कि जो जब भी पॉलिटिकल नेक्सस होता है मनी और पॉलिटिक्स के बीच में, तो ये स्कीम क्या है, रिच डोनर्स को अलाउ कर रहा था कि पॉलिटिकल लैंडस्केप को आप कैप्चर करिए और उनकी डिसीजन मेकिंग में आपका इन्फ्लुएंस हो। तो ये चीज़ इलेक्टोरल बॉन्ड से हो रहा था। लोगों को जानने का अधिकार है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन है वोटर को अपने पॉलिटिकल फंडिंग के बारे में, है ना। कोई भी पॉलिटिकल एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो उसको राइट टू प्राइवेसी एक लिमिट तक है, कुछ चीज़ तुमको डिक्लेयर करनी पड़ेगी। और अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स एग्जिस्ट करता है तो वो जो राइट टू प्राइवेसी वाला चीज़ है और राइट टू इन्फॉर्मेशन उसके बीच में डेलिकेट बैलेंस नहीं बन पा रहा है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये सब डेलिब्रेशंस किए हैं। और आई वुड से यू मस्ट रीड इट, समझाने से कुछ नहीं होगा, तुम समझो। ये जो हाईलाइटेड है ना एटलीस्ट उसको पढ़ लो, उसको नोट कर लो, ठीक है, प्लीज़ कर लो। बहुत अच्छा आर्टिकल है, इससे तुम्हारा 1-2 नंबर 100% बढ़ने वाला है, ठीक है। तो इसको एकदम से ध्यान रखो। अच्छा, एक चीज़ और बोलना था कि काफ़ी लोग का ये हो रहा था कि कंटिन्यू करिए। देखो ऐसा है ना कि इसमें ज़्यादा व्यू वगैरह आता नहीं है, तो हम सोच रहे थे कि इसको डिसकंटिन्यू करना, लेकिन इतना तुम्हारा मैसेज आया ना और काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है इसमें। करीब 10 से 12 लोगों ने मुझे डायरेक्टली मैसेज किया है कि मुझे इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है कंटिन्यू करने। तो प्लीज़ इंश्योर
कि एटलीस्ट आप लोग रेगुलरली देखो इसको, है ना। अगर 10-50 बच्चा भी देखेगा ना तो हम ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। और ये वीडियो बंद नहीं होगा, आई एम शेयरिंग यू कि ये वीडियो कंटिन्यूस चलेगा, भले लोग चेंज हो जाए, क्योंकि हम क्या होता है हमारे पास भी समय नहीं रहता है, तो कभी हम बना दिए, कभी वो जो फ्री हो वो बना दिए, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको स्टैंडर्डाइज करने का। जिस तरह से एक फैकल्टी तुमको एक्सप्लेन करते हैं उसी तरह से अगली फैकल्टी जो आएंगी या जो बताने वाले होंगे वो भी सेम तरीके से एक्सप्लेन करें, और वी विल मेक श्योर कि तुमको इससे बेनिफिट हो। और अब ये भी मत सोचना कि हिंदू बता रहे हैं कभी एक्सप्रेस बता रहे हैं, हम लोग दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट समझ में आता है, जो अच्छे आर्टिकल समझ में आते हैं, वो हम तुम्हारे सामने लाते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारे न्यूज़पेपर बराबर ही होते हैं। कोई एक न्यूज़पेपर पकड़ के चलो, या फिर है ना, हम जो बता रहे हैं, कोई एक न्यूज़पेपर पकड़ के चलो और दूसरा न्यूज़पेपर हम जो बता रहे हैं उसको तुम कर लो, तो क्या होगा, तुम्हारा 2 न्यूज़पेपर साइमल्टेनियसली कवर हो जाएगा और बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स मिलते हैं न्यूज़पेपर से। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स टू कवर द करंट अफेयर्स फॉर योर मेंस एंड प्रीलिम्स प्रिपरेशन, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब इलेक्शन का टाइम है। सुदर्शन सेतु कहाँ है? सुदर्शन सेतु जो है वो द्वारका में है, गुजरात में। कल देखा हमने, प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो भी आई थी, द्वारका में वो नीचे गए थे। खैर आगे चलते हैं। हमारे काम की चीज़ अब इसमें कुछ ज़्यादा दिख नहीं रही है, ठीक है। गगनयान में इसरो का CE-20 इंजन इस्तेमाल होने वाला है और इसकी काफ़ी लेगेसी है। साइंस में इसको एक्सप्लेन किया है। ये आर्टिकल तुम छोड़ दो, मत पढ़ो, ये काफ़ी टेक्निकल हो जाता है। हाँ, अगर तुमको साइंस टेक में काफ़ी इंटरेस्ट है तो ज़रूर पढ़ो। एक है ब्लैनेट्स। ब्लैनेट्स क्या है? ब्लैनेट्स कुछ ब्लैक होल से रिलेटेड कोई चीज़ है, वो इसमें दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लो। चलो हम यहाँ डिस्कस करेंगे ये हाई टेबल। राइजिना डायलॉग क्या है? द राइसिना डायलॉग जो है वो हर साल क्या होता है, जो भी थिंक टैंक्स हैं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, वो एक जगह डिस्कशन करते हैं। वो होटल है एक, वहाँ पे डिस्कशन करते हैं। राइसिना डायलॉग शुरू कहाँ हुआ था? ये कहीं एक जगह शुरू हुआ था, जिसके बारे में तुमको जानना है। इस बार का जो एडिशन है वो कौन सा एडिशन है? ये 9th एडिशन है। इसमें जयशंकर जी जो है ना, किस तरह से हमारे फॉरेन पॉलिसी को उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, हमारी गवर्नमेंट ने किस तरह से फॉरेन पॉलिसी में एक असर्टिव रोल निभाया है, और वही चीज़ को वो हर प्लेटफॉर्म पे, हर पब्लिक फोरम पे एक बताने की कोशिश करते हैं, लोगों को जताने की कोशिश करते हैं कि टाइम इज़ नॉट सेम, वी हैव केम अक्रॉस इन अ रीइन्विगरेटेड अप्रोच। हम लोग अपने आप को एकदम से ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, और इसी में वो कहते हैं कि इंडिया इज़ द प्लेइंग द रोल ऑफ द विश्वामित्र और फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड, है ना। और उसके साथ राइजिना डायलॉग में और भी जो भी टॉपिक्स पे डिस्कशंस हुए, जैसे आईमेक कॉरिडोर के आने का क्या फ़ायदा होगा, फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को हमको अमेंडमेंट उसमें करने की क्या ज़रूरत है, हमने जो G20 होस्ट किया उसके क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, किस तरह से हम लोग एक साथ एक जगह उभर के आए, फिर P5 G7 ब्रिक्स 10 इन सब कंट्रीज़ के बारे में हमारा क्या पर्सपेक्टिव है, हमारा क्या अप्रोच है, फिर जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं जहाँ पे मेजर पावर्स जो है अपना प्रेजेंस शो कर रही हैं, वहाँ इंडिया का रोल कैसा रह रहा है, हम किस तरह से अपने न्यूट्रल स्टैंड को पुट आउट कर रहे हैं, हम अपने आप को वहीं असर्ट करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे हमारा, और एज अ सोसाइटी कहते हैं एज अ ह्यूमैनिटी सब के लिए हम फ़ायदा कर सकें, उस तरह की चीज़ों में हम इंटरफेयर करते हैं। हम हमास के स्ट्राइक को भी कंडेम करते हैं, हम और हम इज़राइल के अगेंस्ट जो हमास का अटैक है उसको भी कंडेम करते हैं, और इज़राइल की जो एट्रोसिटी है हमास में जाके या पैलेस्टीन में जाके हम उसको भी कंडेम करते हैं। तो हम लोग ह्यूमैनिटी के साथ हैं, और जब भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ कोई एक पार्ट नहीं लेते हैं, बल्कि हम दोनों साइड को देखते हैं, जिनकी भी बुराइयाँ हैं उनको बाहर लाते हैं। तो ये सब बात करते हैं कहाँ? राइजिना डायलॉग में। आपके लिए कैसे रिलेवेंट है? तो जब भी आप IR का आंसर लिखेंगे तो उसमें राइजिना डायलॉग में जयशंकर जी ने ये कहा, है ना, इस तरह के फोरम में जयशंकर जी ने वो कहा, इसकी चीज़ों को मेंशन करने से आपके आंसर में एक पिकुलियरिटी आती है, एक नयापन आता है उसको देखने में, है ना, तो आपका आंसर अच्छा हो जाता है। इस कंटेक्स्ट का यूज़ आप इस तरह से कर सकते थे। बाकी टेक्स्ट को मैं नहीं बता रहा हूँ, टेक्स्ट आप ही को पढ़ना है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब देखो ये न्यू स्पेस के बारे में है। अभी देखो हमारी न्यू स्पेस पॉलिसी आई थी 2023 में, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करने की बात चल रही थी काफ़ी असर्टिव वे में। रीज़न क्या था? क्योंकि इसरो काफ़ी इवॉल्व होकर आ रहा है। अब इसरो इवॉल्व हो रहा है स्पेस में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी हर काम करे। अगर एक आदमी हर काम कर रहा है तो समझ लीजिए उस काम में क्वालिटी रिड्यूस होगी, क्योंकि क्या है, सबका अपना अपना एक्सपर्टिक जोन होता है। हो सकता है मैं मेंस मेरा अच्छा हो सकता है किसी का प्रीलिम्स बहुत अच्छा हो सकता है किसी का ऐसे बहुत अच्छा हो। ज़रूरी नहीं है कि सारे चीज़ों तुम खुद पढ़ा लो, क्योंकि भाई पॉसिबल नहीं है।
दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो सिमिलरली इसरो क्या कर रही है कि भाई हम R&D भी करें, हम लॉन्च भी करें, तो नहीं, हम एक NSIL बना देंगे, है ना, हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बना देंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन का काम होगा एक ओवरसी करना, एक बर्ड्स आई व्यू बनाना। उस बर्ड्स आई व्यू के अंदर हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस या प्राइवेट सेक्टर को ऑपरेट कराएंगे और उनको ग्रो करने में हेल्प करेंगे। जैसा सपोर्ट चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, लीगल सपोर्ट चाहिए, या एग्रीमेंट्स करने हैं नेशंस के साथ, तो उसमें हम तुमको हेल्प करेंगे, लेकिन काम तुमको करना है जैसा सेम जैसा हम लोग कर रहे हैं अभी, है ना। काम तुमको करना है, लेकिन हम तुमको गाइड करेंगे, हम तुमको बताएंगे कि कैसे करना है, सही तरीका क्या है, लेकिन करना तुमको है ना। तो ये आर्टिकल उसी को डिनोट करता है कि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के लिए किस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। ये लास्ट पैरा में बताया हुआ है यहाँ पे। इंडिया रिसेंट 100% ऑटोमेटिक FDI आ गया है स्पेस में, मतलब कि हम फॉरेन एजेंसीज़ को कह रहे हैं आइए भारत में इन्वेस्ट करिए, भारत में स्काईरूट जैसी बहुत अच्छी अच्छी प्राइवेट कंपनीज खुल गई हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करिए। तो एक कंपनी है विदेश की, US की, इंट्यूटिव मशीन्स ने कुछ एक सॉफ्ट लैंडिंग किया है, कहाँ पे, मून पे। तो और सिमिलरली रशिया का आपको पता है लूना 3 फेल हो गया था। तो लूना 3 जो फेल हुआ, इंडिया जो एक बार फेल हुआ, उसको अगर हम इतना टाइम लग गया ठीक करने में, 1 साल हम लोग को लग गया, 2 या 3 साल लग गया उसको रिलॉन्च करने में, इतना टाइम क्यों लगा? कम टाइम लगता अगर हम पार्टिसिपेशन करते प्राइवेट सेक्टर का। तो हम प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को हमको स्पेस में बढ़ाना चाहिए। ये आर्टिकल आपको हेल्प करेगा आपके GS2 सेक्शन 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेस सेक्टर, है ना, उसमें ये आर्टिकल आपको हेल्प करेगा। प्लीज़ गो थ्रू दिस। अब देखो ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल UCC से रिलेटेड है। उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है उसमें ये कहा गया है ना कि लिविंग रिलेशनशिप को भी तुमको रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ें जो हैं इसको लेके एक क्रिटिक का भाव लेके ये आर्टिकल लिखा गया है। और मैडम ये कहना चाह रही हैं इसमें कंप्लीट कि किस तरह से तुम्हारे राइट ऑफ प्राइवेसी का उल्लंघन है, तुम्हारा राइट, और बहुत सारे जो राइट्स हैं उनके बारे में चर्चा करती हैं। थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन अगर पढ़ो तो अच्छा है, तुमको एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट मिलेगा UCC के अगेंस्ट में, ठीक है। UCC के सपोर्ट में काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन तुमको अगेंस्ट में तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और एक ब्रॉड बेस बनेगा तुम्हारा चीज़ों को लेके। तो ये आर्टिकल ज़रूर पढ़ना। अब देखो, ए डिससर्विस टू एजुकेशन सेक्टर। अब NPA और UGC को लेके हमेशा कुछ ना कुछ टसन रहता है। ये आर्टिकल अगर पढ़ सको तो पढ़ लो, मेरे हिसाब से अगर नेगलेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन एजुकेशन सेक्टर से अगर रिलेटेड हो, एजुकेशन सेक्टर में अगर इंटरेस्ट है तो इस आर्टिकल को पढ़ो। हमारे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रिलेवेंट नहीं होने वाला है ये। अब देखो एक्सप्लेन सेक्शन में सरोगेसी वाला है, ठीक है, वो तुम देख लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना IMAC एड्रेस रेड सी क्राइसिस है। और ये हमारा लास्ट आर्टिकल होगा आज का। रेड सी क्राइसिस क्या है, रेड सी क्राइसिस में क्या हो रहा था, अभी देखिए रेड सी कहाँ पे है आपको पता होगा, है ना। तो रेड सी हमारे लिए, भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 24% भारत का जो एक्सपोर्ट है और 14% जो इंपोर्ट है हम रेड सी के रास्ते से आता है हमारे इंडिया में। अब रेड सी क्या है? रेड सी जो है बबल मंदेब स्ट्रेट से होके जाता है, जो येमेन और जिबूती के बीच में है। अब ये येमेन और जिबूती में बहुत सारे कहें तो एंटी सोशल एलिमेंट्स ही क्यों बोलेंगे उनको, ऐसा जो करंट जो सिनारियो है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को, उसको परेशान करने की कोशिश करते हैं, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। और कुछ नेशंस का उस पर जो स्टेट एक्टर्स हैं, उस स्टेट एक्टर्स का उन नॉन स्टेट एक्टर्स पे इन्फ्लुएंस रहता है इन सब चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। तो हमारा 24% एक्सपोर्ट, 14% इंपोर्ट कहाँ से होता है? रेड सी से होता है। सिमिलरली इंडिया का जो बायलेटरल ट्रेड है यूरोप से और नॉर्थ अफ्रीका से $189 बिलियन और $15 बिलियन है। तो इस तरह से अगर रेड सी ब्लॉक होता है तो हमारा इतना ट्रेड, समझिए नियर 1/4 ट्रेड अगर हमारा हैम्पर होता है तो हम तो कहीं के नहीं बचेंगे ना यार। तो ये ज़रूरी है कि हमको चीज़ों को बना के रखना होगा, स्टेबलाइज करके रखना होगा। तो जब भी तुमको क्या होता है, तुम्हारे स्कूल जाने के रास्ते में पानी आ गया तो तुम क्या करते थे? तुम शॉर्टकट ढूंढते थे, 4 दीवारी पर चढ़ के कूदते थे, है ना। अब तो खैर रोड बन गया है बहुत जगह, लेकिन अभी बहुत जगह रूरल एरिया में देखोगे समस्या है। तो क्या होता है, लोग दूसरा रास्ता लेते हैं, पानी भर गया तो। अगर हमको ट्रेड में डिफिकल्टी होगा, हमारा 1/3 ट्रेड डिफिकल्ट होगा, तो हम दूसरा रास्ता ढूंढेंगे ना यार। तो IMAC जो है यही हमारा दूसरा रास्ता दे रहा है। ये IMAC क्या कह रहा है कि हम जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट है, इजराइल है, उसके थ्रू हम ग्रीस तक पहुंचेंगे, है ना। ये IMAC कहता है। तो इस तरह से रेड सी में हमारा इंपॉर्टेंट क्यों है पता लग गया। अब रेड सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेड सी में हमने देखा कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कंटेनर ऑयल कैरियर्स को रीरूट करना पड़ रहा है शिपमेंट और केप ऑफ गुड होप से। केप ऑफ गुड होप वही जहाँ से वास्को ड गामा साहब आए थे, मतलब यहाँ से पहले चले जाते थे हम लोग, अब यहाँ से घूम के ऐसे जाना पड़ रहा है। कितना कॉस्ट बढ़ रहा है,
समझ रहे हो, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ रहा है तो हमारा फ्रेट चार्ज बढ़ेगा तो सामान का कॉस्ट बढ़ेगा। इसलिए हमने G20 में क्या किया कि आईमेक को प्रपोज किया, आईमेक को अनाउंस किया। अब आईमेक को अनाउंस किया तो इसमें अरब इजराइल रिलेशन को जो मेन चीज़ था उसमें अरब इजराइल रिलेशन को यूज़ करना था आईमेक में, ताकि आईमेक का रास्ता खुल सके, क्योंकि हम यूएई से लेके इजराइल से होके ग्रीस से होके आगे ग्रीस तक पहुंचेंगे। तो जब तक अरब इजराइल में अच्छा रिलेशन नहीं रहेगा तब तक ये नहीं हो पाएगा। लेकिन अब देखो, अब हम लोग रेड सी छोड़ रहे थे, कुछ लोगों को नहीं पसंद आया। अब क्या हुआ, इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, तो फिर से अरब कंट्रीज़ और इजराइल में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। तो आईमेक कहीं ना कहीं एक जगह के रोड ब्लॉक बन गया आईमेक के लिए। तो हर चीज़ जो है ग्लोबल जो चीज़ें होती हैं ना, उसका कुछ ना कुछ एक सिग्निफिकेंस होता है, कोर सिग्निफिकेंस होता है। बाकी सारी सिग्निफिकेंस तो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो सारा आईमेक का आर्किटेक्चर है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान की प्रॉक्सिमिटी स्ट्रेट के थ्रू होती है। ये सब चीज़ों को लेके डिसरप्शन काफ़ी आया था, तो आईमेक को लाया गया था। अब आईमेक को किस तरह से वायबल बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो इंडिया से यूरोप को एक्सेस करने में 40% समय और कॉस्ट में 30% का रिडक्शन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम सामान के कॉस्ट को कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं। जब तक हम कॉम्पिटिटिव नहीं बनाएंगे तब तक हम मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर मार्केट में तुमको एग्जिस्ट करना है, जो तुमको जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है, जो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं और जो उनका बिहेवियर है चीज़ों को लेके, जैसे उनको सस्ता लेना है तो सामान तुमको सस्ता करना पड़ेगा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर क्वालिटी। तो कुछ ऐसा इनिशिएटिव लाना पड़ेगा कि तुम्हारी प्रोसेसेस में इनोवेशन करने पड़ेंगे, रिसर्च करने पड़ेंगे, है ना। तो वो सब चीज़ें तुमको करनी पड़ेंगी ताकि तुम्हारी चीज़ें जो है आईमेक जो है वायबल हो सके। तो किस तरह से वायबल किया जा सकता है इस आर्टिकल में वो बताया हुआ है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी जरूर पढ़ लेना यार, पढ़ लेना प्लीज़, है ना। तो कोई इतना प्यार से बता रहे हैं तो पढ़ लेना, क्योंकि पढ़ोगे तभी बढ़ोगे, है ना। चलो, अब है गूगल का जेमिनी। कुछ इशू हुआ है रिसेंटली, सरकार ने नोटिस भी भेजा है एआई के लिए। ये आर्टिकल भी अच्छा है, पढ़ लेना। GS2 सेक्शन 3 साइंस टेक के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आज तुमको कोई कमेंट करने नहीं बोल रहे हैं, आराम से वीडियो देखो, रिलैक्स करो। कल जो है कमेंट करने भी बोलेंगे और कल एक हो सकता है एक मेंस का आंसर भी लिखने तुमको बोलेंगे। अगर इंटरेस्टेड हो तो लिख लेना। एक और चीज़ है, जैसे जो टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है न्यूज़पेपर पर, अगर तुम चाहते हो कि उसको हम एक जगह वेबसाइट पर एक लिंक बना दें, उस लिंक के नीचे तुम लोग आपस में कमेंट करो कि आज के टॉपिक का, आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या तुमको टॉपिक मिला। तो क्या होगा, सबके लिए अच्छा हो जाएगा कि 5-10 लोगों का भी अगर ग्रुप बन जाएगा तो हम लोग क्या है डेली बेसिस पे उसको पोस्ट करेंगे। तो तुम लोग आपस में इशूज़ को वहाँ पे पोस्ट कर देना कि आज जो है आईमेक इंपॉर्टेंट था, आज जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इंपॉर्टेंट था, आज WPI CPI इंपॉर्टेंट था। तो उन सब टॉपिक को रेगुलरली तुम लोग रिविजिट करते रहोगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए भी, और एक एकेडमिक इन्वायरमेंट रहेगा। बाकी तुम्हारी मर्जी, मन हो तो अच्छा कमेंट कर देना, एक खुशी होगी हमको। बाकी वीडियो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।